गोपाल भार्गव की दहशत मुझे लगता है कि जीतती है, और दहशत इस तरीके से जीतती है कि कई पोलिंग ऐसे थे जहां हमारे एजेंट कमज़ोर पड़ गए। पोलिंग एजेंट जो थे, चूँकि वहाँ कांग्रेस के लोगों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उन पे झूठे मामले बना दिए गए। एनाई धोनाई में गरीब लोगों की 2011 में, अहिरवार समाज और आदिवासी समाज के लोगों की 2011 में, आप सोचिए आज से 12 साल पहले, दीपू भार्गव के नाम अहस्तांतरित भूमि, पट्टे की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती, पट्टे की ज़मीन इनके नाम कैसे हो गई। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं रेहली विधानसभा के कांग्रेस नेता कमलेश साहू जी। आज हम इनसे जानेंगे कि रेहली विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाने वाले रेहली विधानसभा में किस प्रकार की कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं, और पिछले चुनाव से लेकर के अब तक कमलेश साहू कितने आगे पहुंचे हैं, जनता के बीच में कितने सक्रिय हुए हैं, और क्या उनकी इस चुनाव में तैयारियां हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे आने के लिए। इसी प्रकार सहयोग की अपेक्षा है आपसे। आपसे जानना चाहेंगे कि 2018 में आपने चुनाव लड़ा, और चुनाव में आप काफ़ी करीब, लोगों ने कहा कि आप चुनाव में काफ़ी सक्रियता से थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गोपाल भार्गव को टक्कर भी दे रहे थे। तो फिर क्या कारण रहा कि आप उसमें हार गए या पीछे रह गए, क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, चुनाव जब होता है तो कोई एक हारता है, एक जीतता है, ये बात सत्य है। तो ये मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए दोनों प्रत्याशी जब लड़ते हैं। तो सही बात यह है कि हमें रेहली विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक ने नहीं हराया। चुनाव हम पूरी ताकत से लड़े, और इस बात का प्रमाण आप सब लोगों ने देखा होगा, मीडिया के मित्रों ने भी देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि गोपाल भार्गव जहां एक तरफ दम्भ भरते थे, क्या नारा देते थे कि एक ही नारा एक ही गीत, 1.25 लाख से होगी जीत, वहाँ वो 25,000 पे आके सिमट गए। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनाव जनता ने लड़ा और पूरी ताकत से लड़ा। हारने के कई कारण होते हैं। हो सकता है कि मैं पहला चुनाव लड़ा था, अनुभव में कहीं कमी रही हो, ये भी संभव है। दूसरी बात, गोपाल भार्गव की दहशत मुझे लगता है कि जीतती है, और दहशत इस तरीके से जीतती है कि कई पोलिंग ऐसे थे जहां हमारे एजेंट कमज़ोर पड़ गए। पोलिंग एजेंट जो थे, चूँकि वहाँ कांग्रेस के लोगों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उन पे झूठे मामले बना दिए गए, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर एक दबंगई वाली स्थिति बनी। तो उनने उस पोलिंग पे कब्जा कर लिया। ऐसे कम से कम 25-30 पोलिंग थे जहाँ पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन निरंतर काम करने के बाद, अब 5 साल के बाद, पूरे विधानसभा में बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है हमारी। तो हार जीत का कोई विशेष अंतर नहीं रहा। पिछले बार से 30,000 वोट घटी है। पिछला चुनाव ये 52,000 से जीते थे, इस बार 25 पे आ गए, तो 27,000 की लीड तो कम हुई है। तो ग्राफ तो कहीं ना कहीं गिरा है गोपाल भार्गव जी का। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछला 5 साल का ड्यूरेशन रहा आपका, चुनाव से चुनाव के बीच का, कैसी तैयारियां रहीं, किस प्रकार जनता के बीच में गए, कैसी तैयारियां की आपने, कि पहले और इस बार में अंतर आप क्या देखते हैं, और क्या तैयारियां रहीं? देखिए, पहला चुनाव था हमारा वो 2018 वाला। उस चुनाव में मैंने एक नारा दिया था कि चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी कमलेश साहू जनता के बीच में हमेशा बना रहेगा। जब तक ये जान रहेगी हमारे शरीर में, तब तक हम जनता के बीच में रहेंगे। और मैंने चुनाव के बाद से, जिस दिन मैं चुनाव हारा, 11 दिसंबर को परिणाम आए थे, 12 दिसंबर को इसी प्रकार न्यूज़ चैनल पर मैंने इंटरव्यू दिया था, खुशी खुशी कि मैंने हार स्वीकार की है। लेकिन मैंने चुनाव में हार स्वीकार की थी, मन से न हार कभी हम हारे हैं, न हारेंगे। और मैं निरंतर दूसरे दिन से ही पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, एक एक गांव तक गया हूँ। अभी 2023 में मैंने 6 जनवरी को एक परिवर्तन पद यात्रा प्रारंभ की थी। वो लगभग 150 से 200 पोलिंग बूथों पर हो चुकी है। मतलब आधे से ज़्यादा विधानसभा हम कवर कर चुके हैं। एक एक घर, एक एक दरवाजे तक, एक एक चौखट तक हम पैर पड़ने गए हैं। और पब्लिक की जो समस्याएं होती हैं, 15 महीने की जो हमारी सरकार थी, उस दौरान आप देखिए सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 11-12 बजे तक हम पब्लिक के बीच रहते थे, समस्याएं सुनते थे।
ऑफिसों में कहीं जाना है, कहीं तहसीलदार के यहाँ कोई काम है, एसडीएम महोदय के यहाँ कोई काम है, पुलिस का कोई काम है, किसी ऑफिस में कोई काम है, तो मैंने पब्लिक के सारे काम निपटाए हैं। और पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से जितने भी कार्यक्रम आए हैं, चाहे किसी भी महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो या कोई आंदोलन हो या तात्कालिक किसी गतिविधियों पे कोई दुर्घटना होती है तो उस पर जो विपक्ष की भूमिका होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरे समय रह के वो कार्यकर्ताओं को जगाया है। जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता शिथिल हो गए थे किसी कारणवश, उनको मैंने 5 साल में खड़ा किया है और एक आज अच्छी टीम बनी है। गांव-गांव में लोग खड़े हुए हैं, 300 पोलिंग बूथों पर कांग्रेस की बात करने वाले लोग हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बार जो दंगल होगा 2023 का, 2023 का दंगल निर्णायक होगा। रेहली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। लोगों में भी जागृति आई है और कांग्रेस के प्रति रुझान है। माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना जनता देख रही है। आपने जैसे कि तैयारियों के बारे में बात की, तो एक समय ऐसा था कि आप मंत्री गोपाल भार्गव के काफ़ी करीबी भी थे, तो आज आप उनके बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में हैं, तो क्या कारण रहा? ये भी एक जनता के मन में कहीं ना कहीं प्रश्न रहता कि एक समय के करीबी और फिर दूरी और फिर एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभर के आप आए, और तो क्या ऐसा कारण रहा, क्या वो कारण था कि आप प्रतिद्वंदी बन के सामने आ गए? देखिए, सामाजिक जीवन में हमारा निवास गढ़ाकोटा में है, स्वाभाविक है। एक समय गोपाल भार्गव जी जब राजनीति उनने शुरू की तो गढ़ाकोटा के सारे लोग उनके साथ थे, हमारा परिवार भी था, हम लोग भी थे। 2008 के बाद से, 2006 के बाद से जो परिस्थितियां बदली धीरे धीरे, गोपाल भार्गव जी की एक राजनीति करने की एक स्टाइल है। मैं बार बार मंचों से भी ये बोलता हूँ, गोपाल भार्गव कभी भी अपनी बराबरी पर या किसी नेता को बढ़ने नहीं देते। ये उनकी मतलब कार्य करने की शैली है। आज तक आप खुद देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है। अभी आप कल्पना करिए, ये जो चौथी लिस्ट में उनका नाम आया है तो गढ़ाकोटा में बड़ा जश्न मनाया गया टिकट मिलने पर। मतलब मुझे लगता है कि इनके लोगों को और इनको ये भी भरोसा नहीं था कि हो सकता है कि टिकट कट जाए। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि गोपाल भार्गव की टिकट कट जाएगी। उसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि पार्टी इनके विकल्प के रूप में तलाश कर रही थी, लेकिन 40 सालों में एक भी विकल्प इनको नहीं मिला, पार्टी को नहीं मिला, तो मजबूरी बस उनको टिकट देना पड़ी। मुझे लग रहा था यहाँ चर्चा का विषय था कि गोपाल भार्गव की टिकट कटने वाली है, हर आदमी कह रहा था, लेकिन लास्ट चौथी सूची में उनका नाम आया तो बड़ा जश्न मनाया गया। मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था। गोपाल भार्गव जी ने कभी किसी को राजनीतिक रूप से बढ़ने नहीं दिया। मेरा परिवार नॉन पॉलिटिकल परिवार था। हमारे पिताजी टीचर, माँ टीचर, भाई टीचर, बहुत सामान्य से हम अच्छी बढ़िया सामाजिक जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मेरे अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक आदत थी, पता नहीं कैसे थी, संस्कारों में रहा होगा। और हमारे पिताजी चूँकि बहुत सज्जन और शालीनता से ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं, गलत का हमेशा विरोध करते रहे वो, और चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे उनके नौकरी के कार्यकाल में हो, वो गलत के हमेशा विरोधी रहे। इसीलिए उनकी पूरे क्षेत्र में मान्यता भी रही। हमारे पिताजी को लोगों ने बहुत माना। तो मुझे लगता है कि वो संस्कार मेरे अंदर भी था और मैं हमेशा अन्याय का विरोध करता था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का हो। यहाँ तो बीजेपी थी, कांग्रेस को तो इनने दमन कर दिया था धीरे धीरे करके। कुछ लोग बचे थे जो पुराने लोग थे और वो संघर्ष भी कर रहे थे। तो मैं जब विरोध करता था तो इनको वो बात खलती थी कि ये मतलब हमारा समर्थक परिवार का लड़का होके और हमारे कामों का विरोध करता है। तो ये धीरे धीरे इनने मुझे दबाने का प्रयास किया। मुझे ऐसा याद है कि 2006 से इनको बड़ा बुरा लगा। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैंने एक बार सम्मेलन किया था तो उसमें इनको लगा कि इसने मुझे थोड़ा नीचा दिखाया है, तो उस समय ये थोड़े से रुष्ट समझ में आए। फिर 2008 में मैं जनभागीदारी अध्यक्ष बना शासकीय महाविद्यालय का, इनकी इच्छा के विरुद्ध बना। कैसे बना? वो पार्टी के ऊपर के नेताओं ने बना दिया होगा, सामाजिक व्यक्ति देख के। मैं एडवोकेट था, वकालत करता था मैं आज भी। तो इनने निरंतर हमारा विरोध किया। ये आते आते 2013, 14, 15 के समय हमारी नगर पालिका की टिकट इनने काटी। नगर पालिका की टिकट मुझे पार्टी के सर्वे के अनुसार मिल रही थी कि ये अच्छा व्यक्ति है। पब्लिक ने जो सर्वे दिया था, हमारे 15 के 15 जो वार्ड थे उस समय, 15 वार्डों से ऐसा सर्वे गया था कि कमलेश साहू टॉप पोजीशन में था।
लेकिन इनने मेरा विरोध किया और अड़ के मेरी टिकट कटवाई। उसके बाद भी मुझे कोई दुख नहीं था, मैंने कहा नहीं होगी किस्मत में। आते आते 2018 आ गया, 2017 में हाँ एक और वाकया बीच में हुआ। 2016 में मैं चुनाव लड़ा अधिवक्ता संघ का। अधिवक्ता संघ में आप कल्पना करिए, छोटा सा बार है हमारे यहाँ गढ़ाकोटा का, 42-45 वोट थे उस समय। तो इनने वहाँ विरोध किया हमारा कि ये अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष ना बने। मुझे 2015 का चुनाव इनने हमें हराया 2 वोट से। तो मैंने बड़ा जश्न मनाया कि मैं मंत्री से हारा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 2017 में जब चुनाव हुआ तो मैं फिर लड़ा अधिवक्ता संघ का। तो वो चुनाव इनने उस समय भी विरोध किया कि कमलेश साहू को कोई प्लेटफॉर्म ना मिल पाए अधिवक्ता संघ के चुनाव में। उस समय ये स्थिति बनी कि वो चुनाव टाई हो गया और हम 1 साल के कार्यकाल के अध्यक्ष भी रहे। मैं गढ़ाकोटा अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष रहा। तो उस समय मुझे लगा कि अब ये मेरा दमन करने की स्थिति में आ गए हैं। 17 के बाद 2018 आते आते इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को मुझे पार्टी से निष्कासित करा दिया। मुझे आज तक कारण पता नहीं है कि मुझे निष्कासित क्यों किया, और निष्कासन का कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि मेरी कभी भाजपा की ज्वाइनिंग नहीं हुई। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता था और परिवार हमारा बीजेपी का समर्थक था, इसमें कोई दो मत नहीं। तो इनने पता नहीं कैसे पेपर में न्यूज आई, आज तक ना मुझे कोई नोटिस मिला, ना कहीं मुझे बताया गया। पेपर में न्यूज आई कि कमलेश साहू को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो जब ये घटना आग की तरह पूरे रेहली विधानसभा क्षेत्र में फैली तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया अब तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मेरा रुझान जो है, मैंने कहा अब तो अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ेंगे, ये हमारे संस्कारों में। गलत किसी के साथ हो, जब हम दूसरे का गलत नहीं सहते तो अपने साथ गलत कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने इनके खिलाफ मोर्चा खोला, पत्रकार वार्ता की, आप सभी पत्रकारों के बीच में मैंने इनके पोल खोलना शुरू किया। संघर्ष करते करते चुनाव आ गया। 2018 का चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है, और मैं कांग्रेस पार्टी का जीवन पर्यंत जब तक मैं रहूँगा तब तक मुझे लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, सारे लोगों के में बहुत बड़ा योगदान। आज जहाँ मैं बैठा हूँ आपके सामने, यदि मैं इतनी दमदारी के साथ बात रख रहा हूँ तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे रेहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक पहचान दी। गोपाल भार्गव जैसे आताताई आदमी से मुझे लड़ने का मौका दिया, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उनसे लड़ा। और गोपाल भार्गव को पूरे 8 चुनाव में, वो चुनाव कितना भारी पड़ा है, धन से भी, मन से भी, तन से भी, उनको और उनके परिवार को, ये तो वही जानते हैं और पब्लिक जानती है। ये पूरा घटनाक्रम मेरे जीवन में हुआ, और ऐसा करते करते आज मैं यहाँ आया हूँ और निरंतर पार्टी का काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में पार्टी मुझे फिर से मौका देगी और मैं गोपाल भार्गव को एक बार अपने जीवन में हारते हुए देखूंगा। तो जैसे आपने पूरा अपना घटनाक्रम बताया कि किस प्रकार का रहा, तो क्या अभी भी सामाजिक, राजनीति से परे सामाजिक जीवन में मुलाकात या बातचीत होती है, नहीं होती, या दूरियां ही हैं? 5 वर्षों से दूरियां ही हैं। देखिए, दूरियां तो हैं, बिल्कुल दूरियां हैं, कोई बात नहीं होती। कभी आमना सामना हुआ तो बातचीत कभी नहीं हुई हमारी, और कभी ना सामाजिक जीवन में होती है, ना वैसी राजनीतिक जीवन में होती है मेरी कोई। तो राजनीतिक जो है प्रतिद्वंद्विता तो वो चल रही है। अब आपसे एक प्रश्न, कई लोगों का कहना है कि आपकी प्रहलाद पटेल जी से काफ़ी नज़दीकियां आज भी हैं, पहले थीं और अब भी हैं। गोपाल भार्गव जी से दूरियां हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूरियां हैं, कांग्रेस से काफ़ी निकटता है, कांग्रेस के लिए आप समर्थित हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल जो कि सांसद हैं उनसे कहीं ना कहीं आपकी निकटता आज भी है। इसका कितना सत्य है इस बात में? देखिए, ये तो लोग बताने वाले लोग फैलाते हैं, जो भी खबरें फैलाते हैं। मेरी उनसे नज़दीकियाँ उस समय रहती थीं जब मैं संपर्क में था, उनके निरंतर संपर्क में रहा, इसमें कोई दो मत नहीं, छुपी बात नहीं है। 2018 के पहले मैं उनका प्रतिनिधि भी रहा, तो उनसे नज़दीकियाँ थीं। अभी जैसा आपने प्रश्न किया कि गोपाल भार्गव जी से सामाजिक जीवन में मुलाकात होती है, मुलाकात होती, लेकिन उनसे बात नहीं होती। ऐसे ही सामाजिक जीवन में उनसे कभी मुलाकात होती है सहज, अलग से कोई ना वो प्रयास करते हैं मुझसे मिलने का, ना मैं उनसे मिलने का कभी कोई प्रयास करता हूँ। यदि इस तरीके की कोई अफवाह फैली है तो इसके बारे में मैं कोई बात नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरी सच्चाई है मैं बता रहा हूँ
कि ना वो मुझसे राजनीतिक या सामाजिक अलग से मिलने का कोई प्रयास करते हैं, ना हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। हाँ, सहजता में किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में यदि कहीं मुलाकात हो गई तो राम रहीम तो होती है, नमस्कार होती है, लेकिन वैचारिक मतभेद जो उनसे है वो पार्टी से है तो उनसे तो स्वाभाविक है कि होगा। मैं कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में मैं कांग्रेस के लिए जिया हूँ और कांग्रेस के लिए मरूंगा, ये मुझे मेरी आत्मा कहती है। क्योंकि कांग्रेस ने ही मुझे इतना बड़ा मौका दिया है कि आज लोग प्रदेश में मुझे जानते हैं कि कमलेश साहू कौन है। आप ताज्जुब करेंगे, पिछले चुनाव में ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते थे कि गोपाल भार्गव से लड़ने वाला वो शख्स है कौन, कमलेश साहू। तो ये पहचान जो दी है मुझे, वास्तविक पहचान जो आज मेरी बनी है कमलेश साहू के नाम से, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समर्पित हूँ। आपने जैसे कि कांग्रेस पार्टी की बात की, कांग्रेस पार्टी ने आपको मौका भी दिया और एक पहचान भी दिलाई, लेकिन आज भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कि रहली विधानसभा में है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गुटों में बटी हुई है। चाहे वो हजारी परिवार का गुट हो, चाहे ज्योति पटेल का गुट हो, चाहे जीवन पटेल का गुट हो। तो ऐसे गुटबाजी के बीच में कैसे आप देखते हैं कि आपने एक अपनी पहचान बनाई, और अब इस चुनाव में आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि कैसे आप अपना स्थान बनाएंगे और पार्टी को एकजुट करेंगे? देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से लोगों में रहता है। जीवन पटेल जी की जहाँ तक हम बात करें तो जीवन पटेल जी हमारे कांग्रेस पार्टी में जब से आए हैं राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने हमें काफ़ी मदद की है और वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे पीछे वही खड़े हुए हैं और वो निरंतर सहयोग कर रहे हैं पूरी विधानसभा से लेके और हर जगह। और ये नहीं है कि व्यक्तिगत संबंध है उनसे, वो हमारी काबिलियत को देखते हुए, मुझे लगता है मेरे संघर्ष को देखते हुए वो मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्योंकि वो सच्चे कांग्रेसी हैं, वो कमलनाथ जी के लिए समर्पित हैं और उनके अंदर एक सपना है कि रहली विधानसभा क्षेत्र एक बार कांग्रेस का परचम फहराए, इसलिए वो चाहते हैं कि कमलेश साहू को टिकट मिले। दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ की कांग्रेस को कैसे एकजुट करेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस एकजुट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, टिकट मांगने का सबको अधिकार हो, चाहे हमारी बहन ज्योति हो, चाहे आदरणीय हजारी जी सौरभ भैया हो, चाहे अन्य भी जो और दावेदार हैं वो। तो यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है। आप कल्पना करिए कि मुझ जैसा आदमी जो मुझे पार्टी से निकाला गया और मैं तत्काल आया और कांग्रेस ने मुझे टिकट दे दिया, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं यदि नौजवानों को हैं, नौजवानों के लिए यदि सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहीं प्लेटफॉर्म मिलने की हैं और कुछ अच्छा करने की संभावनाएं हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। और कांग्रेस रहली विधानसभा क्षेत्र की एकजुट है। 2023 का चुनाव पूरी कांग्रेस इकट्ठा होकर लड़ेगी, एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा, एक एक नेता, चाहे वो हजारी फैमिली हो, चाहे ज्योति पटेल, चाहे जीवन पटेल साहब हमारे हों, सारे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम फतेह करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। आपने ये प्रश्न पूछा, मैं इसी में ये जोड़ना चाहता हूँ, नौजवान मित्रों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस बात से कि आपको सबसे बड़ा यदि कोई मौका मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी में आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। यदि आप जनसेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस के साथ रहिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक विकास मॉडल बताया जाता है कि लगातार 40 वर्षों में गोपाल भार्गव के द्वारा बनाया गया है। गोपाल भार्गव जी के कार्यकाल में गड़ाकोटा को स्मार्ट गड़ाकोटा भी कहा जाता है। तो गड़ाकोटा रहली विधानसभा में आप कमियां क्या देखते हैं कि और विकास क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से विकास मॉडल क्या होना चाहिए? देखिए, विकास की एक अलग धारणा है। आप कल्पना करिए, मुंह से कहने में केवल विकास नहीं होता कि हमने विकास कर दिया। हम कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दें, वो हमारा विकास नहीं है। हम व्यक्ति का जीवन स्तर उठना चाहिए। व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, व्यक्ति को काम चाहिए। आज बेरोजगारी की जो समस्या है, अब कल्पना करिए, इनने कहा कि हमने रोड बना दिए, हमने सड़क बना दी, हमने पार्क बना दी। पार्क क्या करेंगे? बेरोजगारों को घूमने के लिए पार्क बनाया आपने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग को खाएगा क्या व्यक्ति? हॉस्पिटल आपने 50 पलंगों की बना दी, लेकिन पलंग पे कुत्ते सो रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं हैं अच्छे, क्या करोगे? एक महापुरुष ने कहा है कि आप सड़क मत बनाओ, पुल मत बनाओ, आप कोई भवन मत बनाओ, अच्छा आदमी बना दो। यदि आपने एक व्यक्ति, सर्वांगीण विकास वाला व्यक्ति खड़ा कर दिया तो वो सब बना लेगा। आप कल्पना करिए, पहले डॉक्टर अच्छे थे, अस्पतालें नहीं थी,
तो पेड़ के नीचे भी इलाज हो जाया करते थे। अपन ने इतिहास में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने तो देखी भी है। कई ऐसे डॉक्टर थे, शिक्षक थे, मेरे पिताजी टीचर रहे। वो हमें सुनाते हैं कि जब महुना गांव में उनकी पहली पोस्टिंग हुई, मेरी माँ और पिताजी, बहुत छोटी उम्र थी, मतलब 8वीं शायद 8वीं 9वीं पढ़ते थे, उस समय नौकरी लग गई थी माँ और पिताजी की हमारे। तो वो जहाँ स्कूल में पढ़ाते थे तो वो एक पेड़ के नीचे स्कूल लगता था, सोचिए आप। लेकिन वो टीचर थे कि उनके बनाए कई टीचर हैं। तो उस समय ये संस्कार आदमी के अंदर, तो आज वो चीज़ खत्म हो रही है। यहाँ का व्यक्ति पलायन कर रहा है मजदूरी के अभाव में, यहाँ मजदूरी है नहीं, रोजगार के कोई साधन नहीं है, पढ़े लिखे लोग मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि हमने झिलमिल लाइटें लगा दी, इनका आप RTI से बिल तो निकलवाओ, कितने करोड़ की लाइटें लगाई हैं ये चाइना की सीरजों से क्या हो जाएगा। ये सड़क आप कल्पना करिए, चेहरे पे हम अच्छी दाढ़ी बना लें, क्रीम लगा लें, पाउडर लगा लें, तो हम क्या स्मार्ट हो गए, अंदर पता चला हमें खुजली हो रही हो, अंदर हमें पता चला। तो ये शरीर का विकास अपन जो कहते हैं ना, तो ये विकास इनका यही विकास है। ये 40 सालों से हमें, मैं इनसे कई बार प्रश्न करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गोपाल आप देखिए, इनने एक सड़क को 4-4 बार बना दिया। यार सड़क नहीं चाहिए आदमी को, वो 4 बार क्यों बना रहे हो? एक बार बना दो, मजबूत बना दो, वो चलेगी। उसके बाद आप 4 बार उसी सड़क का पैसा निकाल रहे हो। पूरे क्षेत्र में जितनी सड़कें हैं आप पता कर लो, 4-4 बार बन चुकी हैं। आदमी मांग रहा रोजगार, आप पब्लिक को, युवाओं को कितने साल से यार मूर्ख बनाते आ रहे हो। 2008 में आपने कहा कि हर घर में हम नौकरी देंगे, गोपाल भार्गव ने वादा किया हम वीडियो दे देंगे आपको, आप वीडियो उठा लें, आप यूट्यूब चैनलों पर खूब डले हैं, इनके बयान डले हैं। 2013 में फिर इनने कहा कि हम हर घर में एक एक रोजगार देंगे, नहीं तो शक्ल नहीं दिखाएंगे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता, राष्ट्रीय नेता उमा भारती जी के सामने इनने बड़े चिल्ला चिल्ला के कहा कि रेहली क्षेत्र के एक एक घर में हम नौकरी देंगे, एक एक बेरोजगार को नौकरी देंगे, नहीं तो हम शक्ल नहीं दिखाएंगे। इस तरीके के आप बयान देते हो और फिर से वोट मांगने चले जाते हो। आप पब्लिक को मतलब मूर्ख पे मूर्ख बनाते आ रहे हो। अब आदमी समझ चुका है कि आप पब्लिक के साथ खेल रहे हो और आप सेवा की आड़ में व्यापार चला रहे हो। ये सड़कें क्यों बनवाते हैं? क्योंकि इनको कमीशन मिलता है सड़कों में। सड़कों के बारे में कोई पूछता इसलिए नहीं है, गुणवत्ता के बारे में प्रश्न इसलिए नहीं उठाता है कि भैया अभी आप झूठा मामला बनवा दोगे। यदि वो ठेकेदार से कहेगा कि इसमें, तो आप झूठा मामला बन जाएगा। आपका पता चला, आपको नोटिस आ जाए, आपका नल कनेक्शन काट दिया जाए, आपका गरीबी रेखा का राशन बंद हो जाए, आपका कोई सरकारी नौकर है सरकारी नौकरी में तो उसका ट्रांसफ़र हो जाए, पता चला। घर में कोई गुंडा फ़ोन कर दे कि खाओ भाई तुम्हारा लड़का बहुत नेतागिरी कर रहा है, ठेकेदार से सीमेंट के बारे में पूछ रहा था। ये माहौल यहाँ का है। तो आदमी बोलता कुछ नहीं है। इनने सड़क बना दी, सड़क से कोई विकास नहीं होता। बिल्डिंगें बना दी। मैं बार बार कहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने इतनी बिल्डिंगें बनाई थी जो 200 साल से नहीं गिर रही, ये क्या बनाएंगे? हम इनसे अभी मैंने जन आक्रोश यात्रा के मंच से प्रश्न पूछा था, आपके मंच से फिर पूछता हूँ कि नौजवान मित्रों से निवेदन करता हूँ कि आप गोपाल भार्गव वोट मांगने आए, उनका बेटा वोट मांगने आए, उनकी बहू वोट मांगने आए, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, तो उससे पूछिए कि गोपाल भार्गव ने 38 साल के राजनीतिक कार्यकाल में ऐसी कौन सी चीज़ दी है कि उनके जाने के बाद 38 साल तक चलती रहे। ऐसी कोई, ना कोई सड़क है, ना कोई भवन है। हर दूसरे साल वो मेंटेनेंस मांगने लगती है सड़क, हर दूसरे तीसरे चौथे साल भवन मेंटेनेंस मांगने लगता है। तो कोई स्थायी चीज़ इन्हें नहीं दी। ये बहुत बड़ी समस्या है। रेहली विधानसभा क्षेत्र में आज भी 25 से 30 गाँव ऐसे हैं जहाँ पानी की सुविधा नहीं है। माताएं बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी भरने जाती हैं। धिक्कार है ऐसी राजनीति को। आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। रोजगार के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं। बीड़ी का उद्योग यहाँ से उठ के चला गया, आज तक कोई बोल नहीं पाया, पूछ नहीं पाया, क्योंकि आप दबंगई है आपकी। बीड़ी जैसा उद्योग पूरे रेहली गढ़ाकोटा हब हुआ करता था। 8 बीड़ी ब्रांचें थी। मजदूरी, बीड़ी की मजदूरी में लोग परिवार चला लेते थे, घर चला लेते थे, बच्चों की शादी कर लेते थे। लेकिन आज बीड़ी का कारोबार पूरा बंद है। रोजगार के कोई साधन नहीं है। यहाँ अवैध कारोबार चल रहे हैं। गोपाल भार्गव के जितने लोग हैं, और यहाँ तक कि मैं तो उन पे भी आरोप लगाता हूँ कि उनका बेटा भी अप्रत्यक्ष रूप से अवैध जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। बस स्टैंड का शॉपिंग मॉल देख लो आप। ये शॉपिंग मॉल 4 साल पहले 3 साल पहले बन के तैयार हो गया।
लेकिन पट्टा भी जारी हुआ है, आप निकलवाएं आरटीआई से। अप्रैल में पट्टा जारी हुआ है, 3 साल पहले माल बन गया। कौन सा इंजीनियर है जिसने नक्शा पास कर दिया? किस नगर पालिका ने एनओसी दे दी? किसने बनाने की अनुमति दे दी? शॉपिंग मॉल चालू हो गया और पट्टा जारी अभी हुआ है। कितनी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं, शासन के और प्रशासन के संरक्षण में हो रही हैं। ये बड़े प्रश्न हैं। मैनाई धोनाई में गरीब लोगों की 2011 में, अहिरवार समाज और आदिवासी समाज के लोगों की 2011 में, आप सोचिए आज से 12 साल पहले, दीपू भार्गव के नाम अहस्तांतरित भूमि, पट्टे की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती, पट्टे की जमीन इनके नाम कैसे हो गई? कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। सरकारी लोग मौन हैं। इतना दबाव है, चूंकि पिता मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। ऐसे कई प्रकरण हैं। यहाँ बसारी रोड पर आप देखिए, औने पौने दामों पर जमीन खरीद ली, इनके लोगों ने खरीद ली। बेचारे किसी के पथरिया रोड पे देख लीजिए, कहीं आसपास के क्षेत्र में इनके लोगों ने अवैध ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया है, वहाँ खेती कर रहे हैं। या फिर मतलब 15 लाख में सौदा हुआ, 2 लाख रुपए दिए और भगा दिया उसको और रजिस्ट्री करा ली। ऐसे कई प्रकरण हैं, लेकिन बेचारे डर के मारे बोलते नहीं हैं। ये माहौल यहाँ का बना रखा है इनने, और समस्याओं का अंबार है। यहाँ के लोग पलायन कर गए हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2023 निर्णायक चुनाव होगा। आपके बेटों को, आपके परिवार को रहली विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आपने एक बार मौका कांग्रेस को दिया तो निश्चित रूप से रहली विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। अब आपसे अंतिम प्रश्न कि जो आपने बताया कि आपने तैयारियां आपकी बहुत ज़ोरों पर है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो 2023 के चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, मैंने पहले कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने वो सब दे दिया जो किसी व्यक्ति को बरसों के संघर्ष के बाद भी नहीं मिल पाता। मुझे पहली बार में टिकट दे के, आप देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार जब मैं इस तरीके की बात करता हूँ। तो मुझे जनता पार्टी ने सबसे पहले मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं आज नेता के रूप में, रहली विधानसभा क्षेत्र के नेता के रूप में, और गोपाल भार्गव जैसे दबंग आदमी के सामने मैं कांग्रेस की बात करने की हिम्मत करता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है। तो मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, आगे भी कहूँगा। कांग्रेस पार्टी मुझे 2023 में यदि प्रत्याशी बना के पुनः उतारती है तो मैं कांग्रेस पार्टी को रहली विधानसभा क्षेत्र जीत के दूंगा। यदि मुझे मौका नहीं मिलता, किसी और दूसरे साथी को यदि पार्टी मौका देती है, तो भी मैं वादा करता हूं कि पूरे प्राणपण से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करके पूरी ताकत के साथ, चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, प्रत्याशी कोई भी रहे, चुनाव मैं ही लड़ूंगा। और मैं 2023 में रहली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पाले में दूंगा। कांग्रेस का प्रत्याशी, यहाँ से कांग्रेस का झंडा रहली विधानसभा क्षेत्र में लहराएगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप मुझसे दोबारा जरूर मिलेंगे चुनाव के बाद, और इसी विश्वास के साथ कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे कमलेश साहू जी, जो कि रहली विधानसभा से कांग्रेस नेता हैं, और बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और अपने सफ़र के साथ साथ अपनी तैयारियों के विषय में भी चर्चा की।